हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज हम लोग आ गए हैं हमारी क्लास नंबर 4 के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा मध्यकालीन में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की थी, राजस्व व्यवस्था किस तरीके की थी, और किस किस तरीके से उपहार दिए जाते थे, क्या क्या प्राइज मनी दिए जाते थे, किस तरीके से दिए जाते थे, और सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। और आप यकीन मानेंगे कि बहुत सारे पेपर्स में इस टॉपिक को लेके क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये टॉपिक कह सकते हैं कि अलग तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, अलग एक टॉपिक बना के कोई नहीं पढ़ाता है। सारी हिस्ट्री में ये टॉपिक मिक्स हो जाता है, इसलिए इसे अलग तरीके से नहीं लेके आते हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये टॉपिक यहाँ पर अलग अंदाज से लिया गया है। जिस तरीके के क्वेश्चंस पिछले 2003 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम्स में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं एजुकेशनल न्यूज़ को पाना टाइम टू टाइम, और जो यहाँ पर हमारी क्लास चल रही है उसकी पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं, या फिर क्लास के स्केड्यूल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप क्विज को अटेंड करना चाहते हैं और लाइव क्लासेस का शेड्यूल जानना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को टीएलसी प्रतापगढ़ से जुड़ सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा पाएं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम आपको ध्यान में है, तो इसी के साथ एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी अपना कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है ताकि हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर पाएं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। यह पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, जब यह क्वेश्चन आया था तो लोग इसे किताबों में ढूंढते रह गए, लेकिन यह चीज़ मिली नहीं। आज हम लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मारवाड़ में जब कोई अपनी वीरता दिखाता था, या फिर कोई अपनी कलम से साहित्य लिखता था, या फिर किसी की सेवा करता था, तो उसको सिरोपाव देने की परंपरा रहती थी। और ये जो सिरोपाव है उसमें सर्वोच्च मतलब कि कह सकते हैं, जैसे कि हमारी क्लास में एक रैंकिंग फर्स्ट होती है, एक रैंकिंग सेकंड होती है, और एक रैंकिंग थर्ड होती है। तीनों में प्राइज मनी है, पर यह कहना है, क्वेश्चन का पूछना यह है कि फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी। समझा? सिरोपाव इट्स मीन्स प्राइज मनी, और सर्वोच्च प्राइज मनी कौन सी थी, किस नाम से विख्यात है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सर्वोच्च सिरोपाव जो है वो हमारा है हाथी सिरोपाव। हाथी सिरोपाव में 780 रुपये दिए जाते थे प्राइज मनी के तौर पे। इसके साथ आपको कुछ कपड़े भी दिए जाते थे एज अ गिफ्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पालकी सिरोपाव की। पालकी सिरोपाव में 472 रुपये दिए जाते थे। घोड़ा सिरोपाव में 240 रुपये दिए जाते थे, और कड़ा दुशाला सिरोपाव में 37 रुपये दिए जाते थे। ऐसे बहुत सारे सिरोपाव होते थे। मुख्य रूप से ये 4 सिरोपाव आपके ध्यान में होने चाहिए कि किस तरीके से इनमें कितने रुपए की प्राइज मनी होती थी। ऐसा भी कह सकता है कि निम्नतम सिरोपाव कौन सा था, तो वहां पर आपको टिक करना है कड़ा दुशाला सिरोपाव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 37 रुपये 37 रुपीज की प्राइज मनी दी जाती थी। चलिए, इसी के साथ आपने 4 सिरोपाव को देखा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, राजस्थान में राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है खालसा। और खालसा वो भूमि है जो सीधे राजा के अधीन हुआ करती थी। यहां लिख देते हैं
मतलब कि अगर कोई भी रियासत है उसमें अगर दिल्ली से कोई आक्रमण हुआ करता था और वहां दिल्ली का राजा अगर जीत जाता था तो वो क्या करते थे, उस भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर अब डायरेक्ट केंद्र का अधिकार है या फिर दिल्ली के राजा का अधिकार है। तो खालसा भूमि जब घोषित हुआ करती थी तो लोग समझ जाते थे कि हाँ ये सीधा सेंट्रल के अंडर में है, मतलब कि जो मेन राजा है उसके अंडर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे 3 ऑप्शन और दे रखे हैं। बोम, बोम क्या होता है? बोम का मतलब है भूमियों के अधीन जो भूमि हुआ करती थी वो बोम कहलाती है। भूमियां कौन हुआ करते थे? राजा की जो अवैध संतानें हुआ करती थी। यहां पे लिख रहे हैं हम भूमियों के अधीन। और भूमियां कौन हुआ करते थे? राजा की अवैध संतान। चलिए बोम आपको पता चल गया। जागीर किसे कहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा हिस्ट्री में जागीर का नाम। जो सामंतों के अधीन हुआ करती थी उन भूमि को जागीर कहा जाता था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहां से हवाला का कुछ लेना देना नहीं है, तो हम सिर्फ इन 3 ऑप्शन की बात कर रहे हैं, बोम, जागीर और खालसा। और जो राजा के सीधे अधीन हुआ करती थी उस भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो डैश डैश किसके अधीन हुआ करता था। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, या फिर राजा के बकायों का भुगतान करता था, या फिर सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, या राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। तो मैं आपको बता दूं कि जो दीवान हुआ करते थे पुराने जमाने में, उनका मुख्य कार्य क्या था? फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उनको देखना। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं आर्थिक विभाग या फिर अर्थ विभाग कह सकते हैं। उनको देखना इनका काम हुआ करता था। और इनके दफ्तर में 2 चीजें हुआ करती थी। एक तो हुआ करती थी पहली दीवान ए हजूरी, ठीक है। इस दीवान ए हजूरी में सारे जो कागजात हुआ करते थे इंपॉर्टेंट, उनको सुरक्षित रखे जाते थे, राइट। और दूसरी एक चीज हुआ करती थी वो है जो हमने अभी पढ़ा, महकमा ए बकायत। ये दूसरी जो चीज हुआ करती थी महकमा एक बकायत, ये जो हुआ करता था वो क्या करता था, जो परगने होते थे उनके अफसर, जो उनके अफसर होते थे उनको राजस्व की दरें या फिर जो बकाया की वसूली होती थी या फिर परगनों के जो खजानों की जमा होती थी उसके बारे में दिशा निर्देश दिया जाता था। तो 2 चीजें आपको समझ में आई। दीवान हजूरी क्या था, ये जो दफ्तर होता था उसमें सारे कागजात संभाले जाते थे, इसके हिसाब से राजा को अपने राज्य के बारे में जो जो चीजें होती थी वो बताई जाती थी। और महकमा ए बकायत में जो दरें होती थी या फिर जो शेष राजस्व होता था वो वसूलना होता था, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती थी वो महकमा ए बकायत में होती थी, जिसके थ्रू राजा के पास सारी इंफॉर्मेशन जाती थी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि किस तरीके से ये चीज हुआ करती थी। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है वो बहुत करीब ऑप्शन है। अगर इसमें से एक चीज क्लियरली देखें तो हम यहां देखेंगे कि अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। कौन वसूलता था? राजस्व। तो ये एक इनकी शर्त हुआ करती थी, ये शर्त यहां पर एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूल करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इजारा जाना जाता है, RAS 2001 का क्वेश्चन है। इजारा, इजारा क्या होता है? इजारा मतलब कि टेंडर, किसी भी चीज का टेंडर लेना होता है, टेंडर को ही इजारा कहा जाता है। टेंडर का मतलब होता है ठेका लेना। हम कभी घर बनवाते हैं अपना, तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप खुद जो भी काम करने वाले हैं उन लोगों को लेकर आएं और उन्हें गाइड करके काम करवाएं, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप पूरा काम
एक कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे दे, मतलब कि उसको पूरा टेंडर दे दिया, एक टाइम लिमिट दे दी कि आप इतने दिनों में ऐसा घर बना के हमको देंगे, बाकी आप कितने भी आदमी लगाओ, मेरा एक फिक्स पैसा है वो आपको देना। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्व की जो ठेका प्रणाली के लिए जो जाना जाता था वो था इजारा, राइट। एक चीज ध्यान रखना कि बीकानेर में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मध्यकालीन राजस्थान के जो राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था, मतलब कि मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी कौन सा माना जाता था, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संधि विग्रहिक के रूप में, प्रधान के रूप में, महामात्य के रूप में, या फिर मुख्यमंत्री के रूप में। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है प्रधान के रूप में। जब मुगल आए थे हमारे भारत में और जब उनसे संधियां होने लगी थी, तो जैसे जैसे यहां के लोग मुगलों के जो दरबार में जाते थे और जैसे जैसे मध्यकालीन शासन में जाते गए तो कुछ परिवर्तन आते गए। विशेष रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ नए पदों का सृजन हुआ। नए पदों के सृजन के साथ साथ एक पद था प्रधान। ये जो प्रधान पद है वो राजा से दूसरी श्रेणी में था, मतलब कह सकते हैं कि राजा के निचला स्तर अगर कोई होता था वो था प्रधान। और ये जो प्रधान है वो क्या क्या चीजें संभालता था, एक तो शासन, राजा की हेल्प करना, सैनिक का जो भी काम होता था, जो भी निवारण करना होता था, या फिर कह सकते हैं कि न्याय संबंधित जो भी काम हुआ करते थे वो प्रधान जी देखा करते थे। और राजा, अगर कोई शासक है, राजा है, वो उनकी जब उनके सामने कुछ समस्या आती थी तो यही प्रधान उनकी हेल्प किया करते थे। और प्रधान को मुख्यमंत्री या फिर मंत्री प्रवर भी कहते हैं। प्रधान को हम लोग मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। देखो ये उसका दूसरा नाम है, लेकिन मेन जो नाम है वो है प्रधान। यहां पर आप मुख्यमंत्री को टिक नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो मेन नाम है उसी को टिक करना। और दूसरी चीज ये कि प्रधान का इतना इंपॉर्टेंस था कि मारवाड़ और अन्य राज्य जो थे उसमें जो भूमि दी जाती थी, भूमि के अनुदान किए जाते थे, उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होना भी जरूरी होता था। और जो जयपुर रियासत थी उसके प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुसाहिब। कहां कहा जाता था? जयपुर में। तो ये 3-4 नाम आपको कहीं पे भी दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि प्रधान काम क्या करते थे। तो शासन में सैनिकों के रिगार्डिंग या फिर न्याय संबंधित जो भी चीजें होती थी उसमें राजा की मदद किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किस से था? पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग छोड़ के आए थे कि 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किस से था? तो एक शिलालेख हमें मिला था। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक शिलालेख के बारे में बताऊंगा। वो शिलालेख था शानेश्वर शिलालेख। इस शिलालेख से विदित होता है कि मेवाड़ में सबसे पहला नाम लिया गया था अमात्य।
इसका मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री। दूसरा होता है संधि विग्रहिक। इसका मतलब होता है युद्ध, या फिर कह सकते हैं युद्ध या फिर जो संधियां हुआ करती थी उनके रिलेटेड जो भी मंत्री हुआ करते थे वो संधि विग्रहिक मंत्री कहा करते थे। एक नाम आया अक्षपटलिक। इनका काम ये हुआ करता था, इन्हें हम लोग कह सकते थे पुरालेख मंत्री। पुरालेख मंत्री का काम ये हुआ करता था कि राज्य में जो भी आय है, इनकम है और जो एक्सपेंस है उसका ब्यौरा रखना था, उसकी जितनी भी हिस्ट्री थी वो उन्हें रखनी थी। तो कह सकते हैं राज्य में आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी कोई हुआ करता था, वो अक्षपटलिक हुआ करता। 2018 के पुलिस कांस्टेबल में अक्षपटलिक पूछा गया है। क्या पता कल को आपको अमात्य पूछा जाए, संधि विग्रहिक पूछा जाए, या फिर एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, दो नाम और आए थे इसके अंदर। एक नाम आया था वंदीपति। वंदीपति जो थे उन्हें कहते थे मुख्य दूक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नाम दिया गया था, वो नाम था विषगादिराज, और इन्हें कहा करते थे मुख्य वैद्य। मतलब कि जो वैद्य जी हुआ करते थे उन्हें विषगादिराज कहा जाता था। तो ये जो 5 नाम हैं इन्हें आपको समझना है, और इसके साथ इनके जो काम है, जैसे कि ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि राजा को शासन चलाने में हेल्प करे या फिर जो निर्णय लेना है उसमें हेल्प करे। संधि विग्रहिक युद्ध के मामले का जो डिसीजन होता था या फिर संधि करने के मामले में जो डिसीजन होता था उसमें जो राजा की हेल्प करता था उसे संधि विग्रहिक कहा करते थे। पुरालेख मंत्री वो हुआ करते थे जो आय व्यय का ब्यौरा रखे, फाइनेंशियल हिस्ट्री का जो रख सकता है उसे अक्षपटलिक कहा जाता था। वंदीपति हुआ करते थे जो मुख्य दूक वहां के हुआ करते थे, और विषगादिराज वो हुआ करते जो मुख्य वैद्य हुआ करते। तो चलिए ये कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य आपके सामने हैं जो साणेश्वर शिलालेख से लिखा गया था। और एक चीज बता दूं, अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो ये मान के चलिए कि किसी और ने भी इस टॉपिक को इतना डीपली नहीं पढ़ा। अगर किसी ने साणेश्वर शिलालेख के बारे में पढ़ा है तो उसे इन चीजों के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन उन्होंने ऊपर ऊपर पढ़ लिया होगा कि हाँ हाँ शिलालेख में ये होता है। नहीं, क्वेश्चन देखो कितना डीपली उठाया गया है, ताकि आपको शिलालेख भी याद होना चाहिए, आपको जो मध्यकाल प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था जो है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को छू पाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिका की जिम्मेदारी थी। देखिए PSI 2018 क्या हुआ करती थी? अभी हमने बताया कि जो मुख्य लेखाधिकारी होता था उसके रूप में काम किया करते थे, या फिर कह सकते हैं आय व्यय का जो ब्यौरा रखते थे उन्हें अक्षपटलिका की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो मुख्य लेखाधिकारी के रूप में जो काम करता था उन्हें अक्षपटलिक कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। RS 2018 देखिए जाने माने एग्जाम से। नैमित्तिक का मतलब होता है कि जो राजकीय ज्योतिष हुआ करते थे, ज्योतिषी जो हुआ करते थे, जो भविष्य या फिर अपना जो पास्ट है उसके बारे में बताया करते थे, उनको नैमित्तिक पदनाम दिया जाता था और इस नाम से उन्हें जाना जाता था। तो यहां पर हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा, राजकीय ज्योतिष के लिए नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदद ए मास। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी राज परिवार के सदस्यों को, कुलीन वर्ग को, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को, या फिर नौकरी वाले वर्ग को। एग्जाम 2001 RS का क्वेश्चन है। RS के क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं देखिए। 2001 का क्वेश्चन इतना हार्ड लग रहा है तो जो मिल्क भूमि हुआ करती थी या फिर जो सयूरगल भूमि हुआ करती थी उसे मदद ए मास भी कहा जाता था। यहां पे लिख देता हूं,
मिल्क या फिर सुरगल भूमि, और इसे मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। राइट। और ये जो भूमि है वो अनुदान के रूप में दी जाती थी, जिसमें कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके हिसाब से दी जाती थी। मतलब कि कोई साधु आ गया या फिर कोई ऋषि आ गया या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति आ गया, तो राजा उन्हें जो भूमि दिया करते थे उन्हें मदद ए मास, या फिर जो भूमि अनुदान दिया करते थे उन्हें मदद ए मास के रूप में जाना जाता था इस भूमि को, और ये राजपूत शासन में दी जाती थी। तो आपको इसका आंसर पता हो गया होगा कि जो विद्वान हुआ करते थे या फिर धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे उनको ये भूमि दी जाती थी, और मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ये इसका आंसर हो गया। यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये भूमि और किन किन लोगों को दी जा सकती थी। एक तो आ गया हमने पढ़ा विद्वान, दूसरा आ गया हमारे धार्मिक, तीसरा हम लोग कह सकते हैं कवि, चौथा हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मण कोई हो, पांचवा हम लोग कह सकते हैं जो चारण हुआ करते थे, छठा हम कहते हैं बाटो, और सातवां हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि जो भी पुण्यार्थ कार्य करता था उन्हें भी ये दी जाती थी। तो मतलब यहां पर विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों की जगह चारणों या बाटो भी लिखा आ सकता था, ब्राह्मण भी लिखा आ सकता था। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। मध्यकालीन राजस्थान में जप्ती एक प्रणाली थी। आरएस 1994 का क्वेश्चन है ये। देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, जबकि हम लोग 2003 से 2023 करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए क्योंकि आपको पता चले कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो मध्यकालीन राजस्थान में जप्ती नाम की जो प्रणाली हुआ करती थी, ये जो प्रणाली है, जप्ती को हम लोग कहते हैं, जप्ती का मतलब होता है मापना या फिर कह सकते हैं कि नापना। जो भूमि हुआ करती थी उस भूमि को मापना एक जप्ती कहा जाता था, या फिर कह सकते हैं कि एक ही परगने में एक तो जप्ती नाम की प्रणाली हुआ करती थी, एक हुआ करती थी बंटाई नाम की प्रणाली, और एक हुआ करती थी कननकुत। जप्ती मतलब नाम भूमि को नाप कर जो लगान लिया जाता था, जो लगान निर्धारित किया जाता था भूमि को नाप कर, वो विधि क्या होती थी? जप्ती। या फिर कह सकते हैं हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो भी किसान उपज करते थे, हमारी जो भी अन्न की उपज करते थे, उन्हें एक निश्चित भाग जो होता था वो देना पड़ता था, तो उसे बंटाई कहा जाता है। यहां कह सकते हैं उपज का निश्चित भाग। तो कनकुंट भी इसी प्रणाली में से एक है, जहां पर जमीनों को देखकर, उनकी फसलों को देखकर लगान लगाया जाता था। तो यहां पर हम कह सकते हैं जप्ती जो प्रणाली है वो भू लगान निर्धारित करने की एक विधि है, और जप्ती का नाम होता है माप कर या फिर नाप कर भू लगान को निर्धारित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? राजा टोडरमल से संबंधित कौन सी भू राज्य व्यवस्था है? बताइए कौन सी है? 2014 का क्वेश्चन है। आपने पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया होगा, या फिर यहां पर देखने वाले दे रहे होंगे, आरएस का दे रहे होंगे। पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आरएस वाले तो कर ही सकते हैं। तो आपने राजा टोडरमल के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने इस भू राजस्व व्यवस्था को भी पढ़ा होगा फिर। लेकिन नहीं, ये चीज हमें
बहुत डीपली लगती है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 2014 में ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के पूछ लिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो जब्ती हुआ करती थी वो राजा टोडरमल से संबंधित भू राजस्व व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। आरएस एग्जाम 2016, देखो आरएस का कोई भी एग्जाम छूटा ही नहीं है यहां पर। आरएस और जो पुलिस कांस्टेबल है उनको तो इस चीज के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को सही से पढ़ें तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं और आप निश्चिंत होकर जाएं। मैं इन क्वेश्चन को इतना डिस्क्राइब कर रहा हूं कि आपका हर एक टॉपिक यहां पर क्लियर हो रहा है, हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो रहा है। तो राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, मुझे बताइए। बेगार, या फिर आयात निर्यात, या फिर सैन्य कर, या फिर आकलित राजस्व। बताइए, आपको सोचना है थोड़ा सा। अगर मैं डायरेक्ट इसके आंसर बता दूंगा तो फिर आप लोग कुछ सोचेंगे ही नहीं। मैं कुछ टाइम देता हूं आपको सोचने के लिए। आप सोचिए कि पट्टा रेख का अभिप्राय क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, देखो आजकल हम पट्टा नाम का शब्द यूज करते हैं, रेख आपको पता होना चाहिए रेख क्या है। तो जब मुगलों की परिपाटी के अनुकूल राजपूत शासकों द्वारा सामंतों को जो जागीर दी जाती थी, उसके जो जागीर दी जाती थी उस पर जो कह सकते हैं कि जो खेती हुआ करती थी या फिर जो उपज हुआ करती थी, उसका वार्षिक अनुमान निर्धारित जो किया जाता था उसे रेख कहा जाता है। मतलब जो राजपूत शासक हुआ करते थे वो एक चीज दिया करते थे सामंतों को, अपनी जागीर, और इस जागीर में जो भी उपज हुआ करती थी उसका क्या हुआ करता था, एक वार्षिक अनुमान लगाया जाता था और उसे निर्धारित किया जाता था, जिसे रेख कहा जाता है। और रेख एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जागीर की वार्षिक आय के रूप में जानी जाती है, राइट। जो जागीर की वार्षिक आय थी उसे ही रेख कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होने लग गया होगा। यहां पर आयात निर्यात नाम की कोई भी चीज नहीं आ रही है। बेगार एक प्रकार का कर होता था जो किसानों से लिया जाता था, सैन्य कर जो सैनिकों से लिया जाता था, और आकलित राजस्व मतलब कि कह सकते हैं कि जागीर की जो अनुमानित वार्षिक आय हुआ करती थी और शासक के द्वारा जो वार्षिक आय दी जाती थी उन्हें जागीर के पट्टे के नाम से उल्लेखित किया जाता था, या फिर उसे कहा जाता था पट्टा रेख। मतलब कि राजस्व आकलित या फिर आकलित राजस्व इसका आंसर होगा। आपको ये तीन ऑप्शन क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने आपको दिया। और रेख क्या होता है, पट्टा क्या होता है, और आकलित राजस्व क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी। देखिए एक क्वेश्चन को लेके कितने सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है। अब मुझे ये बता दो, देखो ये आयुर्वेद विभाग 2021 का क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है 2009 का। मतलब कि अगर आपको पेड़ पौधों के बारे में या फिर वातावरण के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। समझ गए आप। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार जो हुआ करता था वो बयाना भरतपुर में हुआ करता था। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बयाना भरतपुर में किसका कारोबार हुआ करता था, नील का कारोबार हुआ करता था। चलिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आरएस प्री 2013 से फिर इस तरीके से क्वेश्चन आना चालू हुए और अभी तक नहीं रुक रहे हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, और हम जो सही है उस पर टिक लगा के आ जाते हैं। अब यह देखना कि इसमें से 3 कथन सही होंगे और एक कथन ऐसा होगा जो सरासर गलत होगा, और उस कथन को हमें टिक करना है। पहली, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी
सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, ये राजा के नियंत्रण में हुआ करती थी। मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि ये सही ऑप्शन। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। सही है ये बात, बिल्कुल सही है। जो जागीरी भूमि हुआ करती थी वो किसे मिलती थी? राजा के जो पुत्र हुआ करते थे या फिर उनके भाई वगैरह जो हुआ करते थे उनको ये चीज मिलती थी। मतलब कि जो पैतृक नियंत्रण होता वो तो हुआ ही करता था, राइट। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के लिए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। बिल्कुल सही है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, नहीं, राजा का नियंत्रण खालसा भूमि पर होता है सीधा। तो ये गलत ऑप्शन है हमारा और ये हमने टिक कर दिया, ये कथन हमारा सही नहीं है। जो चारागाह भूमि हुआ करती थी या फिर चरणोता या फिर कह सकते हैं चरणोत या फिर कह सकते हैं गोचर, ये जो भूमि हुआ करती थी वो गांवों के निकट पशुओं के चरने के लिए या फिर कह सकते हैं कि गांव की सामूहिक संपत्ति कह सकते हैं, उसके लिए हुआ करती थी ये। और इस भूमि पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता था और ये भूमि किसी को अनुदान के लिए नहीं दी जाती थी। इस पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता था, उसके लिए ये भूमि छोड़ दी जाती थी। और ऐसी भूमि आज के हिसाब से देखें तो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में हुआ करती। तो उसी तरीके से वहां की जो पुराने जमाने में ग्राम पंचायत हुआ करती थी उनके नियंत्रण में होती थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि चारणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था, वहां पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। वहां के जो वहां की जो लोकल जो पंचायत बनती थी उनका नियंत्रण होता था। और इस भूमि पर होता क्या था? तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर पशुओं के चरने के लिए घास को उगाया जाता था। आगे चलता अगले क्वेश्चन की तरफ कि मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। वीडियो 2008। देखिए हर एक क्वेश्चन फिर पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा गया, हर टाइप के एग्जाम में पूछा गया। तो बताइए मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। क्या है पंचकुल? उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल या फिर जाति पंचायत है या फिर ग्रामीण परिषद है या फिर मंदिर पंचायत। तो मैं आपको बता दूं कि पंचकुल जो हुआ करता था वो एक स्थानीय संस्था हुआ करती थी, वहां की लोकल या फिर कह सकते हैं ये जो स्थानीय संस्था हुआ करती थी वो अर्ध सामाजिक या फिर अर्ध राजनीतिक के रूप में जानी जाती थी। और ये जो पंचकुल हुआ करते थे इस संस्था का काम भूमि से रिलेटेड हुआ करता था। किससे रिलेटेड हुआ करता था? भूमि से रिलेटेड हुआ करता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भूमि किसी को बदलनी हो या फिर उसका जो मालिक है उसका नाम बदलना हो, उपज की व्यवस्था करवानी हो, तो इस तरीके के काम ये स्थानीय संस्था पंचकुल के नाम से करती थी। और जो सरकार के द्वारा आदेश भी दिए जाते थे भूमि से संबंधित, उनका जो क्रियान्वयन करना होता था या फिर परिपालन जो करना होता था वो पंचकुल संस्था के द्वारा हुआ करते। और इस संस्था द्वारा क्रय विक्रय जो हुआ करता था उस पर कर भी लगाए जाते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो ग्रामीण परिषद हुआ करती थी वही सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल का अर्थ है। ठीक है, तो पंचकुल के बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, पुराने पेपरों से नया पेपर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन कंटेंट चाहिए, तो उसका एकमात्र स्थान सिर्फ टीएलसी प्रतापगढ़ है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस क्यूआर कोड को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप स्कैन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वक्त है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि डाबी और जीवणी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? तो ये जो सामंतों की श्रेणी हुआ करती थी वो जैसलमेर में प्रसिद्ध थी। जो जैसलमेर के भाटी रावल हुआ करते थे, एक कह सकते हैं अगर किसी शासक का नाम लेते हैं जैसलमेर के तो रावल हर्राज।
ये जो रावल हलराज हैं जैसलमेर के, इनके शासन में ही सामंतों की जो व्यवस्था होती है, या फिर कह सकते हैं कि सामंतों में जो श्रेणी व्यवस्था होती है, जिस तरीके की श्रेणी की हम बात कर रहे हैं कि डाबी श्रेणी, जीवनी श्रेणी, तो ये जो रावल हलराज हैं उनके शासनकाल में ही इन श्रेणियों की जो परिचालना है वो हुई थी। और दो श्रेणियां बनाई गई, जिसमें एक थी डाबी और दूसरी थी जीवनी। डाबी का मतलब होता है बाई ओर और जीवनी का मतलब होता है दाई ओर। मतलब जो दाई ओर की जो श्रेणी हुआ करती थी सामंतों की, उन्हें डाबी के नाम से जाना गया, और जो दाई ओर थी उन्हें जीवनी के नाम से जाना गया। आगे चलते हैं। अड़सट्टा। अड़सट्टा क्या है? महिला पर्यवेक्षक टीएसपी 2015। अड़सट्टा के बारे में कोई जानता है क्या? अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधित एक रिकॉर्ड है। इसमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने कह सकते हैं कि जितनी भूमि थी या फिर जितने पैदावार थे, उन सबका विवरण मिलता है। तो अड़सट्टा क्या है? भूमि संबंधित रिकॉर्ड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। इजलास खान। इजलास खान की स्थापना की थी। देखो दो क्वेश्चन, वीडियो मेंस 2022 का क्वेश्चन है, एक साल पहले ही आया है, जबकि ये मतलब कि 8 साल पहले का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, और ये 2022 में आया। देखो वीडियो मेंस में क्या चाहिए इससे ज्यादा। तो इजलास खान की स्थापना किसने करी? तो इजलास खान की स्थापना, इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने करी थी। किसने करी थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। मैं आपको बता दूं कि जो इजलास खास जो है उसकी स्थापना 1869 में महाराणा शंभू सिंह ने शुरू करी थी। इसका जो कार्यकाल था वो महाराणा शंभू सिंह ने चालू किया। महकमा एक खास नाम से जाना जाता था ये। ठीक है, और महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु के बाद ये जो चीज संभाली वो थे महाराणा सज्जन सिंह। मतलब कि प्रॉपर तरीके से बन के कंप्लीट हुआ तब वहां के शासक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। और इजलास खास की स्थापना अगर किसी ने करी तो वो थे महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? जेल प्रहरी 2018। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? तो ये जो है वो मेवाड़ राज्यों में सामंतों की श्रेणियां हैं जिन्हें 16, 32 और गोल से जाना जाता है। 16 श्रेणी में जो आया करते थे, मतलब कि वो फर्स्ट रैंकिंग उनकी है। 32 का मतलब है कि सेकंड रैंकिंग उनकी है, और गोल का मतलब ये है कि थर्ड रैंकिंग की है। राइट। वैसे ही अगर मारवाड़ की बात करें, ये मेवाड़ की बात होगी। अगर मारवाड़ की बात करें तो सबसे पहले हुआ करते थे राजवीस, जो राज परिवार के ही सामंत हुआ करते थे। दूसरे हुआ करते थे सरदार। ये जो सरदार हुआ करते थे वो राज परिवार के अतिरिक्त जो हुआ करते थे उन्हें सरदार के नाम से जाना जाता था। एक हुआ करते थे मुत्सदी। अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए हैं। अधिकारी वर्ग का मतलब जो भी मंत्री है उनके रिलेटेड कोई जागीर है, तो वहां के जो श्रेणियां हुआ करती थी सामंतों की, उसमें से एक श्रेणी यह है मुत्सदी। आगे चलते हैं, एक श्रेणी के बारे में और चर्चा करते हैं, वो है गनायत।
जो बाहर से आए हुए शासक थे, जो बाहर से आए हुए सरदार हुआ करते थे, उन्हें गनायत कहा जाता था, जो यहां पर आके शासन करते थे। राइट, आगे चलते हैं। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे। फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2016। मारवाड़ के उन सामंतों के बारे में आपको बताना है जो राजा के अत्यधिक निकट होने के कारण उनकी 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख जो हुआ करता था वो देने से मुक्त थे। तो वैसे कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, राजवी। मैंने आपको बताया जो राजवी जो थे या फिर राजवीस कह सकते हैं, वो राज परिवार के ही सामंत हुआ करते थे, उनसे रिलेटेड ही हुआ करते थे, इसलिए उनसे किसी भी प्रकार का चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा गया था। आगे चलते हैं। राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? जेल प्रेरी 2018 का क्वेश्चन। आपको पता ही है ये कहां की श्रेणियां हैं? तो मारवाड़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? जयन 2016 का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है, जेल प्रेरी 2018। 12 कोटड़ी, तो ये रिलेटेड है आमेर के। कहां से रिलेटेड है? आमेर के। जो जयपुर के महाराजा थे पृथ्वी सिंह, कहां के राजा थे? जयपुर के। उन्होंने अपने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीर चलाई थी, जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोटड़ी। तो 12 कोटड़ी नाम कहां से आया ये आपको पता चला। इनके पुत्र थे 12, उनके नाम से इन्होंने स्थायी जागीर चलाई 12 कोटड़ी। और जो आमेर के सामंत हुआ करते थे, जयपुर के सामंत, उनका वर्गीकरण भी 12 कोटड़ी में किया गया। इसमें जो प्रथम कोटड़ी हुआ करती थी वो थी कछवाओं की। राइट, जो क्या कहलाए? राजावत कहलाए। ये जो थे वो राजवंश के बहुत ही निकट हुआ करते थे। और उसके बाद बहुत सारी आती है, जैसे कि आप नाथावत के बारे में आपने सुना होगा, या फिर खंगारोत के बारे में आपने सुना होगा। एक और आती है नरूका, उसके बारे में सुना होगा। और आपने सुना होगा बांकावत, और बहुत सारी थी। और जो 12वीं कोटड़ी थी, लास्ट वाली 12वीं, वो थी गुर्जरों की। किसकी थी? गुर्जरों की। ठीक है, तो पहली आपको पता चल गई कछवाओं की, और लास्ट जो थी वो गुर्जरों की। कछवा जो थे वो राज परिवार के अत्यधिक निकट हुआ करते। और ये चीज किसने स्टार्ट करी? पृथ्वी सिंह जयपुर ने। अगला क्वेश्चन, लाता और कुंटा का संबंध है, 2016 का क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो उपज पर कर आंकने की पद्धति हुआ करती थी वो लाटा और कुंटा के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं लाटा और कुंटा किस तरीके से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? हस्बुल हुक्म। मतलब कि मुगल सम्राट की आज्ञा होती थी कि जो राजपूताना में शाही पदाधिकार होते थे उनके द्वारा कागजात जारी किए जाते थे, वो करवाए जाते थे, वो जो आज्ञा होती थी उसे कहते थे हस्बुल हुक्म। राइट, इसके तहत ये क्वेश्चन आया है, 2016 का क्वेश्चन है। और इसके तहत क्या होता था? जो शाही परिवार के किसी भी सदस्य या फिर सरदार द्वारा जो आदेश दिए जाते थे, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी। ठीक है, तो हस्बुल हुक्म के बारे में हमने पढ़ा, मैंने आपको सारी चीजें बताई। आगे चलते हैं। बालद, बादल नहीं है, ध्यान से देखना। बादल क्या थे? फिर आप ढूंढते फिरोगे, सार्थवा, बख्शी, सैनिक, कृषक, और फिर आपको पता चला कृषक नाम मैंने कहीं सुना नहीं है, ये इसका पर्यायवाची होगा। चलो बादल का पर्यायवाची कृषक। वैसा वैसा नहीं है, बालद लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो जाती है। 2016 का क्वेश्चन है जेएन का। तो बालद जो थे वो सार्थवा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सार्थवा। मतलब कि जो गाड़ियां हुआ करती थी ना,
उस पे जो माल लाद कर जो पूरे काफिले के साथ या फिर कह सकते हैं कि साथ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाला जो व्यापारी हुआ करता था या व्यवसायी हुआ करता था, उसे सार्थवा कहते हैं। आपको समझ में आया कौन सार्थवा कहलाता है? जो गाड़ियों पर अपना माल लाद कर पूरे काफिले या फिर पूरे ग्रुप के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाते थे, वो व्यापारी सार्थवा कहलाते और जिन्हें बालत कहा जाता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? कॉलेज व्याख्या था 2016 का क्वेश्चन। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? देखिए तो ये जो संबंध है वो मेवाड़ से है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मेवाड़। साध प्रथा की अगर कहीं बात आए तो आपको मेवाड़ को टिक करना है हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटक, विछायत और चुसराई क्या थे? जयन 2016। मटक, विछायत और चुसराई क्या थे बताइए। तो ये एक प्रकार के कर हुआ करते थे अलग अलग तरीके के। तो राजस्थान में स्थानीय करों के नाम हैं जिन्हें मटक, विछायत, चुसराई के नाम से जाना जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? पटवा 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो कांसा परोसा या फिर कंस परोसा के नाम से जाना जाता है वो एक प्रकार का सामाजिक कर हुआ करता था और ये जो कर है वो विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। क्या था? ये एक कर था जो सामाजिक रूप से वर्गीकृत था और कह सकते हैं कि विवाह के मौके पर या फिर मृत्यु भोज के मौके पर यह कर क्या होता था? वसूला जाता था। कांसा परोसा या फिर कंस परोसा भी इसे कहा जाता। तो एक प्रकार की ये कर या फिर लाग होती थी जो सामाजिक रूप से सबके ऊपर लागू हुआ था। आगे चलता है अगला क्वेश्चन। तिवारा कर वसूला जाता है। तिवारा कर वसूला जाता था बताइए। तिवारा कर जो हुआ करता था वो दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। जब भी दिवाली आती थी, होली आती थी तो एक कर वसूला जाता था जिसे तिवारा नाम से जाना जाता है। चलिए आगे। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? 2021 का क्वेश्चन है पटवार का। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन या फिर गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूल जाते थे या फिर श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताइए ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या होता था? खरड़ा कर क्यों वसूला जाता था? तो मैं आपको बता दूं, जो श्रमजीवी जातियां हुआ करती थी उनसे जो राशि वसूल की जाती थी उन्हें, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहां करेक्ट है, उन्हें खरड़ा के नाम से जाना जाता था। चलिए ये क्वेश्चन तो आप सबका इंपॉर्टेंट होगा, ये आप सबका फेवरेट क्वेश्चन भी होगा क्योंकि आपने 1000 बार पढ़ा होगा। तलवार बंदाई शुल्क था। थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, 2009 में आ चुका है, उसके बाद बहुत कम आया, कभी भी आ सकता, थोड़ा सा ध्यान रखना। तलवार बंदाई मतलब कि कोई भी उत्तराधिकार होता था जब उसका राज तिलक हुआ करता था या फिर जब वो शासन ग्रहण कर रहा होता था तो जो साम्राज्य वहां पर हुआ करता था उनसे जो शुल्क लिया जाता था वो उत्तराधिकारी शुल्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तलवार बंदाई क्या थी? तो देखिए आप ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है नए जागीरदार की गद्दीनशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क जो हुआ करता था वो तलवार बंदाई कहलाता था। तो यही हमारा पहला ऑप्शन है जो करेक्ट है। इसी के साथ हमारे आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। और आप इन चारों QR कोड का एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप YouTube चैनल से ज्वाइन होने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें
हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको ज्वाइन करना ही है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को ज्वाइन करने के लिए आप ये क्यूआर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ द लर्निंग क्लासेस बहुत जल्द आएगा आपकी 5वीं क्लास लेकर एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए द लर्निंग क्लासेस में, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल ले तू भोसड़ी वाले पहले। एडिट नहीं करना है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ना।